खुशामदीद डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर जो 2 है वो है होम्योस्टेसिस पर। होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन हो चुका है। होम्योस्टेसिस में फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, टेक्स्ट बुक का जो पहला पेज है उसकी दूसरी साइड पे आपका ये टॉपिक लिखा हुआ है, थ्योरी की फॉर्म में डायग्राम भी बनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। हम डिस्कस करेंगे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। इससे हम समझाएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सिस्टम है कैसे काम करते हैं। देखें, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो हमारे घरों में कंट्रोल सिस्टम काम करते हैं, जो हमारे घरों में कंट्रोल सिस्टम काम करते हैं उनको फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। जिस तरह वो काम करते हैं इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के रिएक्शन भी काम करते हैं। ठीक है, मसलन अगर हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है जैसे वो काम करता है, ऑलमोस्ट ऐसे ही हमारे घर में लगा हुआ ऑटोमेटिक गीज़र भी काम कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करें फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में हम एक ऑटोमेटिक गीज़र की बात करते हैं। जैसे घर में लगा होता है गीज़र है, ठीक है, ये एक घर में लगा हुआ गीज़र है। इसमें जो ये है दैट इज़ थर्मामीटर, इसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर का क्या काम होता है? थर्मामीटर का काम होता है डिटेक्ट करना हीट को, ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ है एक कंट्रोल सेंटर, इसे क्या नाम देते हैं? इसे हम कह देंगे कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर के पास सेट पॉइंट होता है। लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि जो कंट्रोल सेंटर है उसके पास एक वैल्यू होती है, वो उस वैल्यू के हिसाब से चीज़ों को फिक्स करता है। यहाँ पर लगा हुआ है हीटर। तो जो थर्मामीटर है ये रिसेप्टर का काम कर रहा है, ठीक है। थर्मामीटर किसका काम कर रहा है? रिसेप्टर का। कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा है, जो ऑटोमेटिक मशीन लगी होगी। हीटर जो है वो किसका काम कर रहा है? इफेक्टर का काम कर रहा है। अब जब हमने एक सेट पॉइंट दे दिया कि कंट्रोल सेंटर के पास सेट पॉइंट है, हमने कहा जी टेम्परेचर पानी का 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, तो हमने कंट्रोल सेंटर को सेट पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस का दिया। थर्मामीटर इस पानी का टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा। जब वो इस पानी का टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा, टेम्परेचर डिटेक्ट करके मैसेज देगा किसको? कंट्रोल सेंटर को। थर्मामीटर ने डिटेक्ट किया, थर्मामीटर जब डिटेक्ट करेगा तो थर्मामीटर मैसेज देगा। किसको मैसेज देगा? ये इसने एक वैल्यू डिटेक्ट की कि इस पानी का टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री है। ये वैल्यू किसने डिटेक्ट की? थर्मामीटर ने। थर्मामीटर ने वही सिग्नल किसको दिया? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने आने वाले सिग्नल को अपने सेट पॉइंट से कंपेयर किया। जब कंट्रोल सेंटर ने ये देखा कि आने वाली वैल्यू इससे कम है, तो कंट्रोल सेंटर ने मैसेज दिया किसको? हीटर को। उसने क्या मैसेज दिया? उसने मैसेज दिया हीटर को, और हीटर क्या हो गया? अब ऑन हो गया। उसने हीटर को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। जब टेम्परेचर कम था, हीटर ऑन होने से हीट पैदा हुई। हीट ने पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। पानी का टेम्परेचर बढ़ के कहाँ तक चला गया? 37 डिग्री तक चला गया, ठीक है। अब जब 37 डिग्री जाएगा या इससे ज़्यादा होगा, 38 लगा ले, तो ये मैसेज देगा। थर्मामीटर इस वैल्यू को डिटेक्ट करके मैसेज देता रहेगा किसको? कंट्रोल सेंटर को। जैसे ही 37 वाली वैल्यू आएगी तो कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज भेजेगा थर्मामीटर। थर्मामीटर अब जो मैसेज भेज रहा है उसको कंट्रोल सेंटर सेट पॉइंट से कंपेयर करेगा। वो अगर सेट पॉइंट जितनी वैल्यू हो तो अब वो मैसेज देगा किसको? हीटर को, कि क्या हो जाए? ऑफ हो जाए। तो हीटर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। इस तरह से जैसे ये कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हमारे घरों में, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं सिस्टम जिनके पास एक सेट पॉइंट दिया होता है हर चीज़ का। पानी और सल्यूट का सेट पॉइंट है, वेस्ट का सेट पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो जाएं। तो टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट है, इतना होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। तो हमारे जो कंट्रोल सेंटर्स हैं वो उस सेट पॉइंट के हिसाब से वैल्यू को फाइनलाइज करते रहते हैं। जब बीमारी होती है तो कंट्रोल सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे सेट पॉइंट वाली वैल्यू क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे हम मेडिसिन या ट्रीटमेंट करवाते हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो या फिजिकल ट्रीटमेंट हो, तो उससे हम अपने सेट पॉइंट को दोबारा बहाल करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब इसके बाद फिजिकल कंट्रोल सिस्टम किस बेस पे काम कर रहा है?
इसने जो मैकेनिज्म यूज़ किया उसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसने कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेंसेशन रिसीव्ड बाय रिसेप्टर। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो इफेक्टर है वो इनवर्स रिस्पॉन्स पैदा करे। लफ्ज़ इनवर्स का मतलब होता है उलट, ऑपोजिट। बात समझे? ऑपोजिट रिस्पॉन्स पैदा किसने किया? इफेक्टर ने। किसके ऑपोजिट? जो सेंसेशन, जो सिग्नलिंग किसने रिसीव की? रिसेप्टर ने। मिसाल से समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल लिखें जी, जैसे वार्मिंग रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोल्ड सेंसेशन। आपको सर्दी लगी, जिस्म को सर्दी लगी, जिस्म को सर्दी लगी। जब जिस्म को सर्दी लगी तो टेम्परेचर जिस्म का कम हुआ। अब रिसेप्टर ने लो टेम्परेचर डिटेक्ट किया। कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को मैसेज देगा कि वो जिस्म को गर्म करने वाला मैकेनिज्म स्टार्ट कर दे। अब जो मालूमात रिसेप्टर ने हासिल की थी, इफेक्टर उसके उलट रिस्पॉन्स पैदा करे, इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अगर सेम रिस्पॉन्स पैदा हो उसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। 10th क्लास में आपने कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में लास्ट पे पढ़ा था कि एक नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। अब यहां पर नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। कैसे? कि जो इफेक्टर है उसने ऑपोजिट रिस्पॉन्स शो किया है उन सेंसेशन के जो किसने रिसीव की थी? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर ने रिसीव की कोल्ड सेंसेशन, तो वार्मिंग रिस्पॉन्स पैदा हुआ, जिस्म को गर्म करने वाला। शिवरिंग होगी, कपकपाहट होगी खुद ब खुद। इसी तरह अगर हम ये देखें कि दूसरी एग्जांपल में ले लेते हैं, कूलिंग रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट वार्म सेंसेशन। अगर हम सेंसेशन वार्म महसूस करते हैं, जैसे गर्मी लगती है, तो हमारी बॉडी में कौन सा मैकेनिज्म ऑन होता है? कूलिंग मैकेनिज्म। ये कूलिंग मैकेनिज्म का ऑन होना किसके अगेंस्ट? वार्म सेंसेशन के अगेंस्ट। ये कौन सा फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक है, उलट रिस्पॉन्स पैदा हुआ। गर्मी लगी, पसीना आना। गर्मी लगी, टेम्परेचर ज़्यादा महसूस हुआ, तो वार्म सेंसेशन फील हुई। अब जिस्म में पसीना आएगा, स्वेटिंग, ठंडक पैदा होगी। अब जब ठंडक पैदा होगी तो ठंडक जिस्म को क्या कर देगी? टेम्परेचर को कम करेगी। तो जो ठंडक का रिस्पॉन्स पैदा हुआ अगेंस्ट वार्म सेंसेशन, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। बॉडी में मोस्टली नेगेटिव फीडबैक चलते हैं। बहुत सारे कम रिएक्शन में पॉजिटिव फीडबैक हैं। पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, मसलन यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं, वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब जब आपके जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जितनी ग्लूकोज ज़्यादा होती जाएगी, इंसुलिन की पैदावार उतनी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। तो ग्लूकोज का इंसुलिन पे पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट चलते हैं। आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर में कि डिफाइन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो उसमें साथ एग्जाम्पल भी दे दें। ठीक है, इसके अलावा भी एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कि जो होम्योस्टेसिस है वो किस लेवल पे होती है। आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम बनी है, लेवल ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के कौन कौन से लेवल होते हैं? देखें, ध्यान से देखें। पहला लेवल ऑर्गेनिज्मिक लेवल। होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है। दूसरा लेवल होम्योस्टेसिस सेल लेवल पे होती है कि उसे इंट्रासेलुलर लेवल भी कहते हैं। इसे दूसरे नाम क्या देते हैं? इंट्रासेलुलर लेवल। इंट्रासेलुलर लेवल। और एक होती है इंटरसेलुलर लेवल। इसे एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहते हैं। आपको बात से समझाता हूं। देखिए, अब
इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने जो डायग्राम बनाई, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाया, ये मैंने ऑर्गेनिज्म बनाया, जानदार बनाया। इस जानदार के अंदर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं। मसलन ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल है किसके? ऑर्गेनिजम्स के। तो हम इसे कह देते हैं ये भी सेल है, ये भी सेल है। तो ये वाला एनवायरनमेंट जो ये वाला, ये सेल से बाहर वाला एनवायरनमेंट, इसमें बॉडी का फ्लूइड शामिल होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह लें जिसे। तो ये दो सेल के दरमियान है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, इसे दूसरा नाम इंटरसेलुलर भी कहते हैं। ठीक है। अब ये पूरा ऑर्गेनिज्म था। जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है इसे कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, ये बाहर वाला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। ये एरोज इंडिकेट कर रहे हैं फ्लक्चुएशन को। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाइड रेंज में फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशन कहते हैं चेंजेस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाइड रेंज में चेंजेस आती हैं। बाहर का माहौल है, ऑर्गेनिज्म से बाहर वाला माहौल है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में आती हैं, ब्रॉड रेंज में आती हैं। ठीक है। जितनी फ्लक्चुएशन इस रेंज में आ रही है या इससे भी ज़्यादा में, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो फ्लक्चुएशन आती हैं वो नैरो रेंज में आती है। किस रेंज में आती है? इसे कहते हैं नैरो रेंज फ्लक्चुएशन। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो नैरो रेंज में। यहाँ इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, एनवायरनमेंट इस लेवल तक फ्लक्चुएट करता है, यहाँ इस लेवल तक, तो फ्लक्चुएशन कम होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो उसका बॉडी फ्लूइड है वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसके मैकेनिज्म है जो ऑर्गेनिज्म को चेंज होने से बचाते हैं। वो जो मैकेनिज्म है उन सबको कलेक्टिवली होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो एक्चुअल में ये जो पहले चेंज आएगा वो आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, यानी सेल से बाहर जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो सेल के दरमियान वाला एनवायरनमेंट है, दो सेल के दरमियान का एनवायरनमेंट, इसे इंटर सेलुलर भी कहते हैं। तो इंटर का मतलब होता है सेल के दरमियान, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर वाला माहौल ही है। जितना चेंज इंटर सेलुलर एनवायरनमेंट में आएगा उससे कम चेंज सेल लेवल पे आएगा। तो सेल में चेंज बहुत ज़्यादा कम आता है। एक्चुअली बचाना तो सेल्स को होता है, इस तरह बॉडी को बचाया जाता है, बॉडी के सेल्स को, कि पहले बॉडी के फ्लूइड में चेंज आता है तो चेंज वहाँ तक कम हो जाता है, फिर सेल तक और ज़्यादा चेंज का इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सेल में चेंज बहुत लो लेवल का था। इसको लिखेंगे कैसे? हम इसे लिखेंगे एक्सट्रीमली नैरो रेंज। हम इसे लिखेंगे एक्सट्रीमली नैरो रेंज फ्लक्चुएशन होती हैं। अब आपसे एमसीक्यूज बन गया, ज़बरदस्त एमसीक्यूज। अल्फा ऑप्शन, ब्रेवो ऑप्शन, चार्ली। पूछा जाए एनवायरनमेंट जो बाहर वाला होता है उसमें चेंज वाइड रेंज में आता है, बॉडी में चेंज नैरो रेंज में आता है, बॉडी के सेल्स में चेंज एक्सट्रीमली नैरो रेंज में आता है। मतलब आपको एमसीक्यूज के माइंड सेट में भी अपने आप को लेकर चलना है। यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद